को आजाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था, वो काम पूरा हुआ। जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी। इससे दिखता है भारत ने कितनी तरक्की की। जहां 2500 करोड़ हमारे पास नहीं थे 91 में, आज 60,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था। 8 करोड़ से अधिक लोगों को इस स्कीम के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया है। जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब हम देश को जहां ले जाना चाहते हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश चल पड़ेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आखिर क्यों हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है? क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया बसती है। शायद इसीलिए किसी एक नाम में भारत को कभी बांधा नहीं जा सकता। दैट इज इंडिया। भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद जैसे कई नामों से भारत को जाना गया है और बदलते दौर के साथ हर किसी ने इसे अपने तरीके से समझने और समझाने की कोशिश भी की है। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मुंतशिर और मैं एबीपी न्यूज पर एक नई सीरीज के साथ हाजिर हूं, भारत का युग। इस साल भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजाद भारत के 75 साल और इस मौके पर हम 75 साल के युवा नौजवान भारत के सुनहरे सपनों की बातें करेंगे। इस सीरीज में हम भारत की नई मंजिलों और उन मंजिलों तक पहुंचने वाले रास्तों की बात भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं भारत की यात्रा पर। जिसके कदमों में समंदर और माथे पर हिमालय का ताज है। फूलों से महकती ये वादियां जिसकी पहचान, और गंगा की पवित्रता ही इसका ईमान है। भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा की विविधता वाला भारत मोहब्बत और नफरत के कई पड़ावों से होकर गुजरा है। और भारत के इस सफर का एक पड़ाव साल 2021 भी है। जो आजादी के 75 साल का ये पर्व, आजादी का ये अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो। अगर आजादी के समय देश का बंटवारा न हुआ होता तो क्या होता? अगर कुछ रियासतें भारत संघ में शामिल न हुई होती तो क्या होता? आज जिसे हम भारत कहते हैं उसका चेहरा कुछ ऐसा हो सकता था। तो सीरीज के इस पहले एपिसोड की शुरुआत करने के लिए चलते हैं आजादी से पहले 3 जून 1947 में। आजाद भारत की शक्ल कैसी होगी, ये बात इसी दिन तय हुई थी। दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में 3 जून 1947 को गहमा गहमी बढ़ गई थी। पता चला कि भारत के वायसरॉय गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन आने वाले हैं। शाम को लुई माउंटबेटन तो आए ही, उनके साथ थे जवाहरलाल नेहरू, बतौर सिखों के नेता बलदेव सिंह और मुसलमानों के लिए भारत का विभाजन कर अलग देश मांगने वाले मोहम्मद अली जिन्ना।
it has been impossible to obtain full agreement on any plan that would preserve the unity of India. There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. The only alternative to coercion is partition. आजादी के बाद दो देश बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसका ऐलान सबसे पहले वायसरॉय माउंटबेटन ने किया था। लेकिन 15 अगस्त को आजादी मिलने की घोषणा के साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ था, और सवाल ये कि आखिरकार कितने मुल्क आजाद हो रहे थे, 2 या फिर 565? दरअसल जिस ब्रिटिश इंडिया की बात हम कर रहे हैं उसमें छोटे, मझौले और बड़े सब मिलाकर करीब 565 रजवाड़े थे। ये रियासतें पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं थी, पूरी तरह खुद मुख्तार नहीं थी, बल्कि इन पर अंग्रेजों का परोक्ष शासन था। गुलाम भारत की इन छोटी बड़ी रियासतों के इन राजाओं की अपनी फौज, अपनी पुलिस, अपना कानून और कुछ की अपनी करेंसी तक होती थी। इन राजवाड़ों ने ब्रिटेन की राजगद्दी की गुलामी कबूल कर ली थी, जिसे पैरामाउंट्सी कहते थे। अब जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पैरामाउंट्सी भी खत्म हो जाएगी और सभी रजवाड़े अपना भविष्य खुद तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। छोटी बड़ी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट था। राजा महाराजाओं को सबसे पहले इन्हीं कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, लेकिन राजा महाराजा और नवाबों के इरादे तो कुछ और ही थे। वो अपनी रियासत को आजाद मुल्क बनाने का ख्वाब देख रहे थे। सुदूर दक्षिण का यह हिस्सा, तब यह त्रावणकोर था। 11 जून 1947 को समृद्ध त्रावणकोर रियासत ने खुद को आजाद संप्रभुता संपन्न देश बनाने का ऐलान कर दिया। त्रावणकोर के आजाद होने के ऐलान के एक दिन बाद 12 जून 1947 को हैदराबाद के निजाम ने भी बगावत का बिगुल बजा दिया और अपनी रियासत को 15 अगस्त के बाद आजाद मुल्क बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद के अलग होने का मतलब पूरे दक्षिण भारत का संबंध उत्तर भारत से टूटना था। संयुक्त स्वतंत्र भारत का सपना बिखर रहा था। 15 अगस्त को सिर्फ 46 दिन बाकी थे और अभी भी बड़ी रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे हालात में अब पूरा दारोमदार लॉर्ड माउंटबेटन पर था। 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी आज के संसद भवन में 100 से ज्यादा देसी राजाओं को संबोधित किया। माउंटबेटन के रुख से भारत को काफी फायदा हुआ। जैसे ही राजाओं महाराजाओं ने देखा कि उनको ब्रिटेन से कोई मदद नहीं मिलने वाली, काफी रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन इससे भारत की एकता को बनाए रखने की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन कैटरपिलर शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत पर धावा बोला। दोनों सेनाओं के बीच 5 दिन तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार 17 सितंबर 1948 की शाम 4 बजे हैदराबाद रेडियो पर निजाम उस्मान अली आए और भारत में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं। अंग्रेजों के जाते ही पाकिस्तान ने कश्मीर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। साफ था कि पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। यह अंदेशा 22 अक्टूबर 1947 को सच साबित हो गया। पाकिस्तान की तरफ से हथियारों से लैस कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया।
एक एक पल कीमती था। महाराजा हरि सिंह समझ चुके थे कि पाकिस्तान के भेजे कबायलियों से कश्मीर को बचाना उनके बस की बात नहीं है। 24 अक्टूबर को उन्होंने भारत सरकार से एक अपील की कि तुरंत भारतीय फौजें आकर कश्मीर को बचा लें। योर हाइनेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आपके दस्तखत बहुत जरूरी है। इस तरह जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, अटूट हिस्सा। तो ये पूरी बात थी भारत के जन्म की। और अब कहानी 75 साल के युवा भारत के बनने की, उसके निर्माण की, जिसे जाने बगैर समझे बगैर भारत के भविष्य की बात हो ही नहीं सकती। ये आजादी के बाद जिस भारत का जन्म हुआ वो आज जैसा भारत नहीं था। एक तरफ पाकिस्तान के साथ पैसों और नदियों के पानी के बंटवारे की समस्या थी, वहीं शरणार्थियों और कश्मीर की समस्या भी उभर रही थी। चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा ये वो भारत था जो तरक्की के नए रास्ते ढूंढ रहा था। मुल्क को आजाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था, वो काम पूरा हुआ। लेकिन गैर हुकूमत को अलग करके तो काम पूरा नहीं हुआ जब तक कि एक एक इंसान हिंदुस्तान का आज़ादी की हवा में न रह सके और उसकी तकलीफें दूर न हो और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाएं। चुनाचे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है और जब तक वो बातें पूरी न हो उस वक्त तक हमारा काम जारी रहेगा। गरीबी मिटाना और भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ये दो अहम उद्देश्य थे। योजना आयोग का गठन हुआ जिसके जिम्मे ऐसी नीतियां बनाना था जो देश को आर्थिक तरक्की की राह पर आगे ले जा सके। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। अगले ही साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। देश में भयंकर सूखा भी पड़ा। इसी मौके पर उन्होंने देश की कृषि आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए नारा दिया, जय जवान जय किसान। जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी भी शास्त्री जी की राह पर ही आगे बढ़ती रही। नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर उसे ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस वो आज भी महसूस करता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, प्रीवी पर्स का खात्मा और 1974 में भूमिगत परमाणु विस्फोट करना इंदिरा के दौर की उपलब्धियां मानी जाती हैं। देश की तरक्की के लिए राजीव गांधी का जोर भी विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल पर ही रहा। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो खाली खादी की बात नहीं होती। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम स्वदेशी उपग्रह की बात करते हैं, हम स्वदेशी कंप्यूटर की बात करते हैं, हम स्वदेशी रोमान शक्ति के ऊर्जा घर की बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के दौर में सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के मुद्दे ने देश को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया
कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। लेकिन इसके अगले साल ही यानी 21 जून 1991 को जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो देश की आर्थिक हालत बेहद नाजुक थी। 91 में हमने सोचा कि देश बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, मिट्टी का तेल जैसी वस्तु लाने के लिए भी पैसा नहीं था, विदेशी मुद्रा एकदम कम हो गई थी और तब से हमने बड़ी मुश्किल से इसको संभाला और आज हम ये कह सकते हैं 4 साल के अंदर कि हमने जो प्रगति की है वो बहुत बड़ी प्रगति है। जहाँ 2,500 करोड़ हमारे पास नहीं थे 91 में, आज 60,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ है, जिससे हमें किसी चीज़ के मंगाने में कोई आज परेशानी नहीं है। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। नेहरू के विकास के मॉडल से हटकर एक नई राह बनाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जब दूसरा परमाणु विस्फोट किया तो देश को फिर आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ा। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। मई 1998 में पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के साथ भारत आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। पहली बार केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कें बनाने का एक सुनिश्चित और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वाकांक्षी कदम है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ने वाले महामार्गों का सन 2003 से पहले एक चतुर्भुज सा दृश्य देखने को मिलेगा। इसको पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के महामार्ग से जोड़ने का काम सन 2007 तक संपन्न हो जाएगा। लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में एक ताकतवर देश के तौर पर भारत मनमोहन सिंह के दौर में उभरा। भारत अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई और 2004 के आसपास जब देश बेरोजगारी की समस्या से हाँफ रहा था तब मनमोहन सिंह ने रोजगार गारंटी योजना लाकर देश को एक नई ऊर्जा दी। इस योजना में 100 दिन का रोजगार और 100 रुपए न्यूनतम दैनिक मजदूरी तय की गई। आज देश के हर 5 में से 1 घर जॉब कार्ड के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से फायदा उठाने का हकदार बन चुका है। सिर्फ पिछले साल में हमने 8 करोड़ से अधिक लोगों को इस स्कीम के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया है। जाहिर है 75 साल के इस सफर में भारत कई पड़ावों, कई चुनौतियों से होकर गुजरा है और अब 2021 के इस कोरोना काल ने उसके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी यही भाव प्रबल हो, तब जाकर के 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब हम देश को जहां ले जाना चाहते हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश चल पड़ेगा। देश में हो रहे नए नए फैसले, नई नई सोच, आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है। वैश्विक कोरोना महामारी से भारत मजबूती से लड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत 2022 में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मानव विकास सूचकांक के पैमाने पर हम बहुत पीछे खड़े हैं। दरअसल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पता चलता है कि कोई देश कितना गरीब है, विकसित है या फिर विकास कर रहा है। यह इंडेक्स किसी देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति,
और जीवन स्तर को नापने का पैमाना भी होता है। इस पैमाने पर आजादी के वक्त भारत कहां खड़ा था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। जब देश आजाद हुआ था तब अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता था। 1951 में भारत में महज 5 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ था, लेकिन इस साल देश में करीब 31 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत ने तरक्की की है। साल 2007 की पहली रिपोर्ट में 107 देशों की लिस्ट में भारत 23वें नंबर पर था। 2013 में 142 देशों की सूची में भारत का 66वां नंबर था। वहीं 2021 में 131 देशों की लिस्ट में उसका 48वां नंबर है। यानी दुनिया में नई खोज करने के मामले में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। लेकिन मानव विकास सूचकांक के पैमाने पर 160 देशों की सूची में भारत साल 1991 में 123 नंबर पर था। वहीं 2021 में 189 देशों की लिस्ट में उसका 131वां नंबर है। यानी भारत आज भी बहुत पीछे है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी सूचकांक की बात करें तो 1992 में भारत का स्कोर करीब 33 था, वहीं 2020 में 27 रहा। यानी थोड़ा सुधार हुआ है। जाहिर है इस मामले में काम करने की जरूरत है। ये चंद आंकड़े देश की तस्वीर बता रहे हैं, लेकिन ये महज आंकड़े भर नहीं हैं, बल्कि भारत के संघर्ष के अहम पड़ाव हैं। और अब तो देश के सामने 75 साल का अहम पड़ाव भी आ पहुंचा है। आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। आजाद भारत में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। 21वीं सदी के मजबूत भारत की डोर उन्हीं के हाथों में है। मोदी जी के कंधों पर ही देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उधर कोरोना महामारी की वजह से अगस्त 2021 में देश में बेरोजगारी दर 7% तक पहुंच गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ना भी एक बड़ी चुनौती है। आयात और निर्यात के बीच बढ़ती खाई को भरना भी बेहद जरूरी है। साल 2014-15 में भारत ने करीब 46 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया। साल 2020-21 में भारत ने करीब 51 लाख करोड़ का व्यापार किया। साल 2014-15 में 19 लाख करोड़ का निर्यात। साल 2020-21 में करीब 22 लाख करोड़ का सामान विदेश भेजा गया। साल 2014-15 में करीब 27 लाख करोड़ का आयात किया गया। साल 2020-21 में 29 लाख करोड़ का सामान मंगवाया गया। और इन सब के अलावा चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा का विवाद और पाकिस्तान की साजिशों का जवाब भी पीएम मोदी को ही तलाशना है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात इस वक्त जिस तरह के हैं, तो उसको जो एक तरह का शीत युद्ध शुरू हो रहा है, तो मेरा मानना यह है कि उसमें भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये इस तरह की जो डायनामिक हो रही है इंडो पैसिफिक में, उसके चलते चीन भारत के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है और इसके लिए उसने पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी खड़ा किया हुआ है अपना, और जो हर समय भारत के और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा से टेररिज्म को अपनी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी की तरह मानता है और उसको भारत के खिलाफ यूज़ किया है। कश्मीर एक सिर्फ बहाना है उनका। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और उस करके आपके उसके पीछे है कि आपका कंपेटिटिवनेस नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे और इसलिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और आपके इंपोर्ट्स बढ़ते जाते हैं, तो वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि आपको देखना पड़ता है, दो की चीज़ें होती हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर ये ठीक होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल द रिफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं
उससे कंपेटिटिवनेस बढ़ रही है और उससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ बढ़ेगा। सोने की कलम से लिखी हैं जो वो तकदीरें तुम रख लो, मेरे ख्वाब मेरे हैं, बाकी सब जागीरें तुम रख लो। अगले हफ्ते बात करेंगे कि एक साथ जन्म लेने वाले भारत और पाकिस्तान ने एक ही दिन अपना सफर शुरू किया, लेकिन कैसे भारत इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान इतना पीछे छूट गया। तब तक के लिए मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।